सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? कमेंट में बताएं। आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। जवाब अच्छे ही आएंगे। शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। उससे पहले आज का एक अच्छा विचार आपके लिए कि खुद के लिए किया काम आपके साथ खत्म हो जाता है, दूसरों के लिए किया काम विरासत बन गई है। यानी आप जो अपने लिए कोई काम करते हो वो तो अपने साथ ही वापिस चले जाएंगे, लेकिन अगर आपने किसी दूसरे के लिए या दूसरों के लिए अच्छे काम किए हैं तो वो हमेशा के लिए विरासत बन जाएंगे। वो आपको लोग हमेशा ही याद करेंगे कि उस इंसान ने हमारे लिए ये किया था। यानी खुद के लिए तो हर कोई जीता है, जीना उसी का नाम है जो दूसरों के लिए जिया जाए, दूसरों की जिंदगी में कोई काम आए। अगर बात करें हम आज के दिन की, आज तारीख हो गई 13 दिसंबर 2025। सॉरी, 13 नहीं, आज 12 दिसंबर हुई है। और आज के दिन ही देश की राजधानी दिल्ली बनी थी। वो सन था 1911। यानी भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित 12 दिसंबर 1911 को किया गया था, जिसकी घोषणा इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में की थी। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। वो शासक थे जॉर्ज पंचम। खबरों के सिलसिले में आपको खबर बताई जाएगी इंडिगो की संकट की, कि इंडिगो संकट धीरे धीरे अब खत्म होने लगा है। अब कंपनी थोड़ी जागी है। सभी ने विरोध उसका किया तो कंपनी को नींद से जगने की फुर्सत मिली है। तो उन्होंने ये बताया कि 5,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई। कष्ट की कीमत उन्होंने कूपन चुकाई है। यानी उन्होंने ये बोला है कि 10,000 का ट्रेवल वाउचर हम यात्रियों को मुआवजा देंगे। और दूसरी तरफ जो डीजीसीए है वो भी यात्रियों को 5 से 10,000 रुपये अलग मुआवजा देगी। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि गंभीर संकट में किन किन यात्रियों को वो गिनेंगे। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि 3, 4 और 5 दिसंबर को जो एयरपोर्ट पर फंसे थे उन ही यात्रियों को मूल रूप से गंभीर माना जाएगा। अगर उसमें भी हम जोड़ें तो उसमें भी कम से कम 5 लाख यात्री फंसे थे। इसमें भी बाद में सवाल ये उठा दिए हैं जनता ने कि जो लूट खसोट हुई है, इंडिगो की तो फ्लाइट कैंसिल हो गई, बाकी जो एयरलाइंस थी उन्होंने 80 से 90 हजार रुपए किराया वसूला है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या सरकारी तंत्र भी यात्रियों के अपार कष्ट की कीमत इतनी ही मान स्वीकार कर लेगा? क्या अदालत इसे मान्य करेगी? ये देखना बाकी है। अफरा तफरी के दौर में लूटे गए यात्रियों की पीड़ा का हाल भी जरूरी है। संकट का फायदा उठाकर सभी कंपनियों से 90 हजार रुपए तक किराया वसूला। दुस्साहस इतना कि किराया फ्रीज के आदेश के बाद भी ये बात नहीं आई। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाए, क्या वो पैसा भी यात्रियों को रिफंड होगा? उधर एमपी से एक अच्छी खबर ये आई है कि 35 साल बाद मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। पिछले एक हफ्ते में 22 तो 1.5 माह में 42 ने हथियार डाले। यानी पिछले एक सप्ताह में 22 नक्सलियों ने हथियार डाले। और अगर हम 1.5 महीने की बात करें तो उसमें 42 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। नक्सलियों को हराने में हमने 38 जवान और काफी निर्दोष जो लोग थे उनको खोया है। लेकिन
फिर भी जो 2023 से नक्सलियों का सफाया शुरू हुआ, उसी डर से उन्होंने हार मानते हुए धीरे धीरे हथियार डालने शुरू कर दिए थे। लगभग लगभग अगर हम मान के चलें कि जो कल जो 2 नक्सलियों ने डाले, उन पे 43 लाख का इनाम घोषित था। अगर टोटल हम बात करें सभी 42 नक्सलियों पे, तो 7.75 करोड़ रुपए का इनाम इन पर घोषित था। अगली खबर आपको ले चलें कि तंत्र मंत्र जो विद्या है उससे दूरी ही बना के रखें, इनके जाल में न फंसें। छत्तीसगढ़ से एक दुखदाई खबर आ रही है कि तांत्रिक विद्या से किसी ने यह बोल दिया कि हम 5 लाख को 2.5 करोड़ बना देंगे। उसमें 3 लोगों की जानें भी चली गई। वो जाने कैसे गई कि कोई किसी का जानकार था, उसने ये बताया कि वो व्यक्ति 5 लाख का आपका पैसा 2.5 करोड़ कर देगा। तो उसमें एक तो कबाड़ वाला जो कारोबारी था वो फंस गया, दूसरा इसमें डेयरी कारोबारी था वो फंस गया, तीसरा एक उनका साथी फंसा। हालांकि फंसने वाले तो 4-5 लोग थे, लेकिन वो नहीं फंस पाए। इसमें भी उनको ये हुआ कि तांत्रिक विद्या से ये उनको बोला गया कि आपके मुंह में, उनके मुंह में नींबू डाला गया, गले पर नारियल रखा गया, गर्दन पे गर्दन पे नारियल को रख के और रस्सी से अच्छे से खींच दिया गया, उनका दम घुट गया। ऐसे एक एक करके 3 लोगों की जानें चली गई। जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। इसमें 5 व्यक्ति पकड़े गए हैं। उससे भी ज्यादा संभावना यही है कि लोग और भी ज्यादा थे इसमें। तो इस चीज से थोड़ा बच के रहें कि तांत्रिक वांत्रिक विद्या कुछ है नहीं, इसमें कुछ दोगुना या कम होने वाला कुछ है नहीं। तो इन सब से बचें। बेवजह ही ऐसे लोगों की जानें चली गई हैं। अगली खबर ये है कि बॉलीवुड जो एक्ट्रेस आलिया भट्ट हैं, उनको गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड मिला है। यह अवार्ड जेद्दा में हुए रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है। यह सम्मान उनको अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिभा के लिए दिया गया है। यानी आलिया भट्ट की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिभा के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। दो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन सा देश लैंड ऑफ कैसल्स कहलाता है, जहां 600 से ज्यादा किले मौजूद हैं। यानी कौन सा ऐसा देश है जो लैंड ऑफ कैसल्स कहलाता है, जहां 600 से अधिक किले मौजूद हैं, वो देश है वेल्स। अगला क्वेश्चन है कि साल 1948 में भारतीय सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करने वाली पहली महिला कौन थी। वो महिला थी चोनिरा बेसी कुनिहेरी रम्मा। अगली खबर क्रिकेट को लेके है कि कल का मैच नहीं देखा किसी ने, तो उसने भी भारत बुरी तरह से कल हार गया है। अफ्रीका के साथ T20 का दूसरा मुकाबला श्रृंखला 1-1 की बराबरी पे आ गई है। उसमें भी अगर हार का कारण देखें तो सबसे पहला तो यही रहा कि अर्शदीप का 11वां ओवर रहा। उन्होंने उस ओवर में 13 बॉलें फेंकी थी, यानी 6 बॉल की जगह उन्होंने 13 बॉल की और उसमें 7 वाइड कर दी, जिसमें उन्होंने 18 रन खर्च कर दिए। दूसरा मैच का अगर हम टर्निंग पॉइंट लेके चलें तो अक्षर पटेल को वन डाउन पे भेजना भी एक भूल ही थी, क्योंकि उस समय उनको भेजना खतरे से खाली नहीं था और वो हो भी गया। बाद के खिलाड़ियों पे दबाव आ गया और लास्ट तक तो पूरी टीम ऑल आउट हो ही गई, लेकिन उसका कोई महत्व ही नहीं बचा था। अब कुछ आपके लिए हंसी खुशी के या निजी जीवन के कुछ बताना चाहूंगा कि पल भर की खुशी आपके जेब पर भारी पड़ सकती है।
अनियोजित खर्चे करने से बचें। क्यों होते हैं अनियोजित खर्चे? यानी हम या तो भावनाओं में ऐसा कर देते हैं, हम खुश हैं या नाराज हैं या उदास हैं तो कहीं भी मॉल में घूमने चले गए या कहीं मार्केट में चले गए तो नासमझी में ही ऐसे कुछ भी उठा के ले आते हैं जिसकी हमें कोई उस समय जरूरत होती नहीं है। बाद में वो देखें छोटे छोटे खर्चे, अगर उसकी कड़ी से कड़ी जोड़ के चले तो देखते हैं वो एक मोटा खर्चा हो जाता है। दूसरा इसमें हम खर्चा करते हैं कि दिखावे या प्रतिष्ठा के लिए, कि उसके पास ये है तो हमारे पास भी वो होना चाहिए। उस दिखावे में भी खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरा इसमें होता है कि सामाजिक दबाव या तुलना, यानी या तो हम ये देखते हैं कि हमारे रिश्तेदारों के पास ऐसा है, पड़ोसी के पास ऐसा है, या हम किसी से उसे तुलना भी उसे करते हैं कि हमारे पास भी ऐसा ही होना चाहिए, हमारे बच्चों के पास भी ऐसा होना चाहिए। उससे भी खर्चे हम अपने बढ़ा देते हैं। चौथा होता है कि शौक या आदतन खरीदारी, किसी का खरीदारी करने का शौक होता है या कोई अपनी आदत से ही लाचार हो जाता है कि जहां भी जाएंगे कुछ ना कुछ खरीद के लाएंगे, चाहे वो हमारे काम का हो या न हो। पांचवा इसमें ये होता है कि मौका न छूट जाए, इसका भी हमें डर रहता है कि कई कंपनियां हैं वो कुछ ऑफर दे देती हैं, तो उस समय हमें उस चीज की जरूरत होती नहीं है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अभी कंपनी ने ऑफर दिया है, कहीं आगे मौका न चूक जाए, महंगी ना हो जाए, इसलिए हम वो चीज खरीद के ले आते हैं। छठा इसमें होता है कि रोज की छोटी छोटी जरूरतें, यानी कभी चॉकलेट ले ली, कभी बाहर कॉफी पी ली, चाय पी ली, बाहर जूस का गिलास पी लिया, राइड बुक कर ली, चॉकलेट ले आए, इन सब से भी खर्चे बढ़ते हैं। अगर लास्ट में हम एक महीने का अपना निचोड़ करके देखते हैं तो ये खर्चे काफी हजारों में बढ़ जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हम इनसे खर्चों से बचना चाहें या अपना पैसा अच्छी जगह कहीं लगाना चाहें तो उसमें भी तरीके ये हैं कि भावनाओं को नियंत्रित करें। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है। दूसरा करना है कि दूसरों से हमें तुलना करने से बचें, कि किसी के पास कोई भी हो वो हमें संतुष्टि नहीं देगा, हमें संतुष्टि वही देगा जो हमारे काम का है। हमें अपना पीछे का बैकअप भी देखना चाहिए, वर्तमान का भी देखना चाहिए कि उनकी इनकम कितनी है और हमारी इनकम कितनी है, हमें कहाँ पैसा लगाना है, हमें कहाँ नहीं लगाना है। चौथा है यही कहे तीसरा, शौक को सही दिशा दें, यानी जो अपने शौक पाल रखे हैं उनको सही दिशा दें, गलत दिशा न दें। चौथा इसमें है जरूरत या दिखावा, अगर जरूरत हो तो ही सामान हमें लेना चाहिए, वरना दिखावे के लिए कोई वस्तु खरीद के न बैठे। पांचवा ये कि जीवन शैली में छोटे बदलाव लाएं। छठा है सब्सक्रिप्शन और छोटे वे से बचें। इन सब से हम अपना खर्चा बचा सकते हैं या कुछ बचत करके अपना बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या किसी एसआईपी में अपना पैसा लगा सकते हैं तो वो आगे काम आएगा। बेवजह के खर्चे करके बेवजह की जरूरत वाली चीजें आप लाएंगे तो उससे खर्चे बढ़ेंगे और वो वेस्ट भी होगा, कोई काम भी नहीं आएगा। आगे आपके लिए कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा या आपको बताना चाहूंगा, अच्छे क्वेश्चन होंगे। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? वो है माजुली। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य पुस्तक लोकमान्य तिलक ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट आसो किस देश में है? ये जापान में है। आपको ये भी पता होना चाहिए, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो भी होना चाहिए। अगर आप रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट वगैरह की तो भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो ज्वालामुखी है माउंट आसो। दूसरा ये क्वेश्चन बन जाता है कि वो कौन से देश में स्थित है, तो ये पता होना चाहिए वो जापान में स्थित है। चौथा क्वेश्चन आता है कि मौर्य काल में मेगास्थनीज भारत आया था, वह किस राष्ट्र का राजदूत था? वह यूनान यानी ग्रीस का राजदूत था। ये क्वेश्चन भी काफी बार पुटअप हो चुका है। एरियल रूट्स, हवा में बढ़ने वाली जड़ें किस वृक्ष की प्रमुख विशेषता है? यानी ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसकी जड़ें हवा में बढ़ती हैं? वो सभी ने देखा होगा, सभी को पता भी होगा कि वो वृक्ष होता है बरगद का पेड़। अगली बात आपको बताने वाली ये थी कि बहाने नहीं अच्छे लम्हे चुनने चाहिए।
कि हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले या कोई काम शुरू करेंगे तो बहाने नहीं होने चाहिए कि आज नहीं कल से करेंगे, आज अच्छा फील नहीं हो रहा, आज हमारी तबीयत को ये हो गया, आज हमें वो काम हो गया। हमें बहाने नहीं करने चाहिए, अच्छे लम्हों को ही चुनना चाहिए। जीवन लम्हों की कड़ी है, जितने अच्छे लम्हे बिताएंगे जीवन उतना ही अच्छा बनता जाएगा। यानी जितने अच्छे लम्हे हम बिताएंगे जीवन उतना ही अच्छा बनता जाएगा। अच्छे लम्हों में शामिल हैं स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली और खुशदिली, जो असल में एक दूसरे के पूरक ही हैं। यानी एक सादे दोनों सदे। सेहत अच्छी हो तो मन खुश रहेगा, आपकी सेहत अच्छी है तो मन भी खुश रहेगा। अच्छी सेहत से तात्पर्य सेहत पाने के सतत प्रयासों से है। जो जन्म से मिला निरोगी शरीर है उसे निरोगी रखने और निखारने के लिए अच्छा भोजन, व्यायाम, अच्छी सोहबत व पठन पाठन शामिल है। देखा जाए तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बशर्ते इन प्रयासों में बहाने शामिल न हो। यानी अच्छे से हमें व्यायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, खेल कूद करना चाहिए, खान पान अच्छे से करना चाहिए, फल फ्रूट खाना चाहिए, बुक्स रीडिंग करनी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ये सब करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए बहाने नहीं होने चाहिए। अगर बहाने हैं तो बहुत मुश्किल है, अगर बहाने नहीं है तो कोई भी मुश्किल नहीं है। बहाने से अगर मैं बताना चाहूंगा आपसे ये कि सही जिम वेयर मिलेगा, सही योगा मैट मिलेगी, या जब थोड़ी धूप नरम होगी तो व्यायाम करेंगे, जबकि सांस के व्यायाम किसी भी कुर्सी पर बैठकर किए जा सकते हैं। यानी हम वो बहाने ढूंढते हैं, अब थोड़ी धूप कम है, सही से योग करने के लिए चटाई नहीं मिली, मिट्टी में नहीं बैठना, ये सब होता है। अच्छी दृढ़ व्यायाम के लिए मुफीद होगे, धूप रोज मिलती है, सही समय आपको चुनना है। ये सही लम्हे अच्छे लम्हे जिनका नियम से पालन करें तो अच्छा जीवन मिल सकता है। सही दोस्त, सही किताबें, इनकी तलाश भी मुश्किल कहाँ है। रोज एक फल खाना भी आसान है और घर का बना गर्म खाना भी। एकाग्रता के साथ अगर अच्छे लम्हों को बटोरते हुए कदम बढ़ाए जाएं तो जीवन अच्छा ही होगा। माइंडफुलनेस के शुरुआती सबक में चाय की प्याली पर ध्यान लगाने को कहा जाता है। यानी शुरुआत में हमने अब भी ये देखें कि अगर चाय पीनी हो तो कितना हम उस पर ध्यान लगा देते हैं, गर्मा गर्म अच्छे से चाय पीते हैं। महकती गर्म भाप वाली चाय की प्याली को उठाना, उसे पूरे ध्यान से पीना और हर घूंट का आनंद लेना माइंडफुलनेस थेरेपी है। इसी पूरी प्रक्रिया में समझो 5 मिनट लगते होंगे, यानी चाय पीने में कम से कम 5 मिनट लग जाते होंगे। वही हम प्राणायाम करें या कोई व्यायाम करें या धूप में टहलें या कोई कसरत करें तो उसमें भी कितने टाइम लग जाता है, 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो वो भी हम आराम से कर सकते हैं। इन लम्हों की गिनती करें तो शायद सुबह का आधा घंटा भी नहीं होगा। खुद से पूछें कि क्या इतना भी समय नहीं होता हमारे पास अपने लिए। सुबह का आधा घंटा भी हमारे लिए काफी होता है। अगर नहीं मिल रहा तो हमें यही अपने से पूछना है कि हम अपने लिए या अपनी लाइफ के लिए आधा घंटा भी नहीं दे सकते क्या 24 घंटे में से। अगली आपको बात बताना चाहेंगे, ये समय डांटने का नहीं है। यानी हम भी ये सोचते हैं हम बड़े हैं, तो हम भी ये सोचते हैं काम पे जाते हैं या कहीं काम करते हैं तो ये सोचते हैं सामने वाला हमें ऐसे समय पे न डांटे, बेवजह न डांटे, क्योंकि बाद में परेशानी ही मन भर जाएगा। जब बच्चे सबसे नाजुक महसूस कर रहे होते हैं उस समय उनसे कड़वा या ऊंची आवाज में बोलना उन्हें चिढ़ से भर सकता है। यह सिलसिला रोज चले तो बाल मन गहरे आहत हो सकता है। यानी बच्चा या तो अकेलापन या मंद बुद्धि भी हो सकता है, या अकेलापन महसूस करने लग जाएगा तो बाद में वो कुख्यात रूप धारण कर सकता है। इन सब से हमें बचाना है। माता पिता की हर गतिविधि को बच्चे गौर से देखते हैं और सीख लेते हैं। यानी बच्चे शुरुआत में कुछ भी पता नहीं होता है, हम जो जैसा सिखाएंगे जैसा हम करेंगे बच्चा भी वैसा ही करता जाएगा। देखने और सीखने के बीच होती है उनकी प्रतिक्रिया, जिसे वे बताते नहीं है। हालांकि इसी प्रतिक्रिया की अहमियत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यही होती है उनकी सीख जिसका वे बाहरी जीवन में अनुसरण करते हैं। बच्चों के लिए माता पिता की आवाज का सबसे गहरा असर होता है। चंद विशेष अवसरों पर यह प्रभाव बच्चों के जीवन पर ऐसा असर डालता है जिसके बारे में अक्सर अभिभावक नहीं सोच पाते। यानी उनकी बातों का, उनके व्यवहार का, उनके रहन सहन का बच्चों पे इतना प्रभाव पड़ता है कि माता पिता वो सब सोच ही नहीं सकते। अगर इसमें सत्य बात यही है कि बच्चों पे इतना टीचर्स या स्कूल का प्रभाव नहीं पड़ता जितने अपने माता पिता का पड़ता है। क्योंकि स्कूल तो 6 साल पे बच्चा जाना शुरू होगा, लेकिन 6 साल तक बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। और ये बताया भी गया है कि 3 से 8 साल के बीच 50% बच्चे का माइंड विकसित हो जाता है। तो इस पे भी हम भी पेरेंट्स हैं, हमारे भी बच्चे हैं, तो हमें भी ये सब
अच्छे से सोच विचार करना चाहिए, इस बात पे गौर भी करना चाहिए। ऊंची आवाज में चिल्लाना तो यूं भी नहीं होना चाहिए। वहीं डांट में भी सब्र का संयत होना जरूरी है। 5 अवसर तो ऐसे होते हैं जहां बच्चों को डांटना बिल्कुल ही गलत कहा जाएगा, यानी आपको 5 पॉइंट पे बताया जाएगा कि उस समय बच्चों को नहीं डांटना चाहिए। बच्चों को ही नहीं, हम भी किसी के नीचे काम करते हैं तो वो हमारे ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा उस समय हमें डांटना। पहला ये था कि सुबह उठते ही डांट फटकार, यानी सुबह उठते ही अपने बच्चे को डांट फटकारने लगाएं। जैसे उसको बच्चे को उठाते हैं उस समय कि तू उठता नहीं है, जल्दी उठाकर, ये कौन सा टाइम है, रोजाना रोजाना उठाना पड़ता है, इतनी समझदारी नहीं है। ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे चिल्लाते उठाते हैं तो दिन भर चिड़चिड़ा महसूस करेगा। अगर रोज ऐसा हो तो बच्चे का मिजाज कड़वा होता जाएगा। सोचिए, आप खुद शांति से उठकर खिड़की दरवाजे खोलकर चिड़ियों की आवाज सुनना चाहते हैं तो बच्चे के लिए कर्कश ध्वनि क्यों रखते हैं? यानी हम भी सुबह ये चाहते हैं कि शांत वातावरण मिले, शांत माहौल मिले। तो क्या हमारा बच्चा उस चीज को स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। दूसरा इसमें दिया गया कि स्कूल जाते समय कड़वे बोल। स्कूल जाने से बच्चे का दिन शुरू होता है, उसे अच्छे और मीठे बोलों से शुरू होना चाहिए। बीते कल का कोई आरोप लगाते या कोई सीख याद दिलाते डांटना और फिर स्कूल भेजना उसको उदास कर सकता है। यानी कल का कोई बात हो स्कूल की या कहीं की भी, तो उसमें उसको उसके लिए डांटना या फिर कोई सीख याद दिलाते हुए उसे स्कूल भेजना अच्छा नहीं होता है, उसे वो उदास कर सकता है। ध्यान रहे, आप दफ्तर या कहीं बाहर जाते समय मुस्कान लेकर घर से निकलना चाहते हैं तो वही बात बच्चे के लिए भी याद रखें। यानी हम भी कहीं बाहर जाते हैं तो ये सोचते हैं कि अच्छे मन से जाएं, यही देखें कि आसपास वाले लोग भी कितने हंस खुश हो रहे हैं। अगर उदास मन से जाएंगे तो उदास ही खबर लाएंगे। तो वही बच्चे के साथ होता है कि बच्चा भी तो यही चाहता है कि हम, मेरे माता पिता खुशी से मेरे को भेजें। तीसरी इसमें बात ध्यान ये रखनी है आपको कि स्कूल से लौटते ही उलाहने देना। घर लौटते बच्चा थका हुआ होता है, हो सकता है किसी ने उसका मन दुखाया हो, वह कुछ समय बिना बोले रहना चाहता हो। ऐसे में उसे डांट देना उसे और ज्यादा दुखी और अकेला महसूस करा सकता है। यानी ये समझिए कि बाहर से आने पर हम भी चंद लम्हों के लिए शांत बैठना चाहते हैं। यानी हम भी 8-10 घंटे काम करके बाहर से आते हैं तो हम भी घर पे यही चाहते हैं कि थोड़ी सी शांति मिले। वही इच्छा बच्चों की भी हो सकती है। अगर बच्चा नहीं बोलता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे शांति पसंद नहीं है। इस बात का तो हमें ही ध्यान रखना होगा। चौथी बात इसमें यह थी कि सोने से पहले डांट पिला देना। सुबह एक आवाज में उठ जाना, तुमको तो जैसे सुबह ही नींद आती है, जैसे चेतावनी भरे उलाहने या किसी तरह की डांट के साथ बच्चे सोने जाएं तो उनकी नींद पर असर पड़ता है। जो इत्मीनान और सुकून उनके लिए जरूरी है वो नहीं मिलेगा। यानी सोते टाइम भी बच्चे को हमें नहीं डांटना। आखिर अच्छी नींद की अहमियत किसे नहीं पता? जो चैन बड़ों को चाहिए उसी की दरकार बच्चों को भी होगी, यह याद रखिए। यानी हमें भी तो चैन की नींद सोने की इच्छा होती है कि चैन की नींद हम भी सोएं, हमें कोई ऐसे बोल के सोने न भेजे। तो बच्चों की भी यही इच्छा होती है कि हम भी चैन की नींद सोएं। अगली इसमें बताया गया कि जब वो रो रहे हों तब डांटना। यानी बच्चा रो रहा है तो हमें नहीं डांटना चाहिए। जब बच्चे उदास या रो रहे हों तब उन्हें अभिभावकों की सौम्य, दृढ़ और समझने वाली आवाज सुनने की इच्छा होती है। यानी उस समय उनको कोमल स्वभाव ज्यादा पसंद होता है। डांट कर चुप कराने की कोशिश बच्चे के मन की चोट को दुगुना कर सकती है। स्वाभाविक है, जब किसी घटना से मन आहत होता है तब उसे किसी की बात आराम दे तो सबको अच्छा लगता है। डांट या चीख चिल्लाहट बाल मन के दुख को बढ़ा देती है। यानी जब हम दुखी होते हैं या कोई प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, अगर हमें कोई डांट के उसे बाहर निकालना चाहे तो हम भी नहीं निकल पाएंगे, ये भी 100% सत्य है। तो वो बात बच्चों पे भी लागू होती है। अगर बच्चा उदास है, रो रहा है या किसी परेशानी में है तो हमें उसे डांट के बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसे कोमलता से उसी तरह का व्यवहार करें कि बच्चा समझ जाए, उसी की भाषा में उसे समझाएं। यह बात हर अभिभावक या पेरेंट्स या जो कोई मालिक होता है किसी का, उसको ध्यान रखनी चाहिए। ये जरूरी भी है कि ये सही भी है, ये बात हम पे भी लागू होती है कि हमें, हम कहीं काम करते हैं तो हमें भी कोई डांटता है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और वो सही बात भी यही है कि आज जो आपके घर का नौकर है, यानी जो आपके घर पे कोई काम करता है या जो आपकी कंपनी में कोई काम करता है, वो आपका तो नौकर है लेकिन वो अपने घर का मालिक है।
इस बात का हमें दिल दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है और ये याद भी रखना है कि वो नौकर तो आपके घर का, लेकिन अपने घर का तो मालिक है। उसकी जहां आपकी जितनी अहमियत आपके यहाँ पे है, उतनी उसकी घर में उसकी भी अहमियत है। इसलिए बेवजह की डांट फटकार भी सही नहीं है। अब अच्छी अच्छी बातें तो आपको बता दी, अब हंसी मजाक के दो चार चुटकुले भी आपको सुना दें कि थोड़े दिन आप और रुक जाओ। यानी ये सभी के लिए बात है कि थोड़े दिन आप और रुक जाओ, आपके लिए साल न बदल दिया तो कहना, साल तो वैसे ही बदल जाएगा। अगला इसमें ये था कि दूसरा आपको बताना चाहूंगा, दुनिया में अजीब तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग हमारे इतने बड़े शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा कुछ भी शुभ होते ही वे चिंता करने लग जाते हैं। यानी हम कुछ भी अच्छा करने या कोई हमारी भलाई हो जाए तो उनको चिंता हो जाती है। इतने बड़े शुभ चिंतक भी समाज में हमारे लिए बैठे हैं। अगला ये था कि 2,000 रुपये में लिया गया ऑर्डर हमें उतना दर्द नहीं देता जितना उसमें लगने वाला 50 रुपए का डिलीवरी चार्ज देता है। यानी हम कितना ही बड़ा ऑर्डर कर ले, वो तो पैसे हमें दर्द नहीं देंगे, लेकिन जो डिलीवरी चार्ज जो होगा हमें वो दुख बहुत देता है। अगला ये था कि आजकल शैम्पू में इतने काजू बादाम विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं कि सोचता हूँ खाने के बाद एक चम्मच शैम्पू लेना ही शुरू कर दूं। यानी इतने मिनरल्स विटामिन इसमें शैम्पू में ऊपर लिख के भर दिए गए हैं कि यही सोचता हूँ कि खाने के बाद एक चम्मच शैम्पू ही पी लेता हूँ। धन्यवाद। अच्छी अच्छी बातें आपको बताई, आप जीवन में इनको धारण करें, अपने बच्चों को भी थोड़ा इसके लिए बताएं, उनको भी इसमें शामिल करें और इस बात पे अच्छे से गौर करें कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है। आज की खबरें बहुत ही अच्छी हैं, ये कॉमन सेंस वाली हैं, हर व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, एक दूसरे साथी को इसमें जोड़ें, रोजाना वीडियो को पूरा देखना है। धन्यवाद।